सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर मैं एमजीएस से जुड़ी जानकारी डालता रहता हूँ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बताना। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1200 से 1700 ईस्वी के बीच में रहा था। इसको विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो दो प्रकार के भाग होते हैं, आपके साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो आइए देखते हैं साहित्यिक स्रोत क्या होता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो आपके लिखित ग्रंथ होते हैं, दस्तावेज होते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, उन्हें जो है हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ये जो है आपके दो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका फारसी और अरबी साहित्य। इसमें आपकी अरबी भाषा में जो पुस्तकें लिखी गई है उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आपकी तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई थी। इसके अलावा आपके जो है बाबर के शासनकाल में आपका बाबरनामा लिखा गया है। तो ये आपका साहित्यिक स्रोत में अरबी साहित्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके संस्कृत साहित्य की, तो संस्कृत साहित्य स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संस्कृत साहित्य और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य। तो संस्कृत में आपके राजतरंगिणी लिखी गई थी। इसके अलावा आपके विजयनगर साम्राज्य में भी ग्रंथ मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके विदेशी यात्रा वृत्तांत की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके इब्न बतूता जो कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा आपका अल बुरानी जो कि आपके ईरान का था, उसने गजनी के शासनकाल में भारत की सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो है दो तीन हो और विदेशी यात्रा वृत्तांत हो जाएंगे। अगर हम बात करें आपके पुरातात्विक स्रोत की, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अभिलेख जो है आपके इंस्क्रिप्शंस, इसमें आप इल्तुतमिश के जो है शिलालेख मिलते हैं, आपके राजस्थान और गुजरात के शिलालेख मिलते हैं। अगर हम बात करें आपके सिक्के की, तो इस काल में आपको मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके शीर्ष सूर्य के सिक्के देखने को मिलते हैं। ये हो जाएंगे आपके पुरातात्विक स्रोत। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका क्वेश्चन हो जाएगा भारत में तुर्की शासन की स्थापना की परिस्थितियाँ क्या थी, भारत में किस परिस्थिति में आपके तुर्की शासन की स्थापना हुई। तो इसका हो जाएगा आपके भारत में तुर्की राज्य की स्थापना के समय जो है कई परिस्थितियाँ थी। यहाँ पर कारकों को प्रभावित किया, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य अस्थिरता, इसके अलावा आपके आर्थिक संसाधन, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारक भी शामिल है। तो राजनीतिक अस्थिरता के बारे में अगर हम बात करें, आपके 12वीं शताब्दी में उत्तरार्ध कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था आपका भारत। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से राज्यों में विभाजित था, तो आपके पृथ्वीराज चौहान, जयचंद जो ये इनके छोटे छोटे राज्यों में पारस्परिक संघर्ष चल रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके मोहम्मद गौरी के विजय अभियान, यानी कि आपके तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके तुर्कों की सैन्य श्रेष्ठता, यहाँ पर आपको घुड़सवार और धनुधर को सुसज्जित, जबकि भारतीय सेना मुख्य रूप से पैदल सैनिक थे, इसलिए वो हार गए। अगर हम बात करें आपके धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव की, तो इस्लामी शासन प्रणाली, सैन्य संगठन और प्रशासनिक कुशलता के कारण तुर्कों की स्थायी सत्ता स्थापित करने में मदद मिली थी इस कारण से। अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट अर्थव्यवस्था और व्यापार पर नियंत्रण, भारत की समृद्धि और व्यापारिक मार्ग आर्थिक संसाधनों ने तुर्कों को आकर्षित किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन की प्रशासनिक नीतियों की तुलना कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी इनकी जो तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रशासनिक नीतियाँ। इसने जो है तुर्की शासन की नींव रखी थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सका ये। अगर हम बात करें राज्य की शांति बनाए रखने के लिए यह सैन्य शक्ति पर अधिक ध्यान देता था। अगर हम बात करें नेक्स्ट इल्तुतमिश की प्रशासनिक नीतियों की, तो इसने जो है दिल्ली सल्तनत को संगठित राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया था। इसने जो है 40 तुर्की सरदारों का दल बनाया था। अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसने जो है सिक्के जारी किए थे, सिल्वर टाका और ताम्र जितल। अगर इसने इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किया था, इक्ता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, तो ये आपका हो जाता है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी रजिया सुल्तान की, तो ये पहली इस्लामी महिला थी जो शासक बनी थी, महिला सुल्तान बनी थी। इसने प्रथा त्याग दी थी। अगर हम बात करें योग्य व्यक्तियों को प्रशासन में स्थान दिया था, भले ही वह तुर्की कुलीन वर्ग से ना हो। तुर्की सरदारों को विरोध के बावजूद ये शासक बनी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो विशेष योगदान क्या हो जाएगा रजिया सुल्तान का, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं न्यायिक और प्रशासनिक सुधार किए थे इसने, सेना को मजबूत किया था, विद्रोहियों का दमन किया था। महिला सुल्तान होने के कारण कट्टरपंथी तुर्की सरदारों ने इसे सत्ता से उखाड़ फेंका। अगर हम बात करें आपका
गयासुद्दीन बलबन की जो प्रशासनिक नीतियाँ थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसने जो है दिव्य राजत्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार ईश्वर का प्रतिनिधित्व सुल्तान होता है, जिसने कठोर प्रशासनिक नीतियों को लागू किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसने दंड की नीति और स्पाई सिस्टम इतना मजबूत कर लिया था कि अपने जो कर्मचारी थे उन पर पूरा कंट्रोल इसका था। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट इसका विशेष योगदान की, तो मंगल आक्रमणकारियों को इसने रोका था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी न्यायपालिका को इसने सशक्त बनाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी प्रशासनिक नीतियाँ और विशेषता, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया और सभी की जो है आपकी विशेषता और प्रशासनिक नीतियों का एक चार्ट दे रखा है। इसको याद कर लीजिएगा, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपका फोर्थ क्वेश्चन है खिलजी साम्राज्य का विस्तार और उसकी नीतियों का समाज एवं राज्य का बारे क्या प्रभाव पड़ा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका आंसर, खिलजी साम्राज्य का विस्तार, उत्तरी भारत में विजय हुई। उसके बाद आपके अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर, चित्तौड़, मांडुप किलों पर अधिकार कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें आपके दक्षिण भारत में भी विजय अभियान उसने चलाए। खिलजी साम्राज्य का विस्तार पहली बार जो है दक्षिण भारत में भी हुआ मलिक कपूर के नेतृत्व में, जहां पर आपको दक्षिण के जो भी छोटे छोटे राज्यों पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी मलिक कपूर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके खिलजी साम्राज्य की जो है आपकी नीति समाज और राज्य पर कैसे प्रभाव पड़ा, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सैन्य सुधार और स्थायी सेना रखने लगी थी। खिलजी साम्राज्य के जो अलाउद्दीन खिलजी हो गया आपके, जो उन्होंने स्थायी सेना रखने लगे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका भू सुधार उन्होंने किया था। उन्होंने जो किसानों की उपज पर 50% कर के रूप में लिया गया था उस काल में। अगर हम बात करें आपकी धार्मिक नीति, तो उसने जो है धार्मिक नीति अत्यधिक कठोर थी उस समय अलाउद्दीन खिलजी की। उसने धार्मिक उलमाओं को प्रभाव कम किया था उसमें उस समय। अगर हम बात करें आपका सामाजिक प्रभाव की, तो कृषि और व्यापार में सुधार किया गया था, आर्थिक समृद्धि आई थी उस काल में, कर प्रणाली जो है कठोर हो गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा राजपूताना और दक्कन में तुर्की शासन का प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव में आपका आक्रमण और अधीनता आ जाएगी, सामरिक परिवर्तन आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस्लामिक प्रभाव आ जाएगा, वैवाहिक संबंध का गठबंधन। अगर हम बात करें दक्कन में प्रभाव की, तो आपके राजनीतिक प्रभाव का जो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी स्थानीय शासन में समायोजन होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उत्तर नहीं बता रहा हूँ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका मोहम्मद तुगलक के नवीन प्रयोग कौन कौन से थे, क्या उसने किया था, क्या उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक नीति और सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका तैमूर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा सेकेंड यूनिट का, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना और पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका पांचवा प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के काल में सामाजिक और आर्थिक दशा की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। बात करें आपका सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है मुगल साम्राज्य की स्थापना और में बाबर की भूमिका की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका थर्ड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां और असफलता के क्या कारण थे, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक सुधार क्या थे, वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के विस्तार और एकीकरण की प्रक्रिया को व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका चौथी यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो चौथी यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका क्या थी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके शाहजहां की उपलब्धियां क्या थी, ये आपको बता देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके राजपूताना और दक्षिण भारत के प्रति औरंगजेब की नीतियाँ का आकलन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति की समीक्षा कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके शिवाजी के विजय और प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। पांचवी यूनिट है आपकी मुगल साम्राज्य की प्रकृति पर प्रकाश डालिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा पांचवी यूनिट का। इसके अलावा अगर हम बात करें मुगल कालीन कृषि व्यवस्था की मनसबदारी प्रथा का वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा पांचवी यूनिट का मुगल कालीन विदेशी व्यापार और वाणिज्य की विशेषता क्या थी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका पांचवी यूनिट का चौथा क्वेश्चन मुगल कालीन समाज की विभिन्न श्रेणियां जैसे कि उल्मा, अमीर,
इसके अलावा आपके जमींदार, कृषक और शिल्पकार की स्थितियों का वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5वें यूनिट का, मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको या तो अपनी बुक्स में मिल जाएंगे या फिर आपको 1 वीक सीरीज में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें आने वाले समय में MGSU से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।